हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। मैं आनंद, आपका टीचर कम दोस्त, आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पाठशाला प्लस पर। इन लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8th न्यू बुक ऑफ RBSE क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने पढ़ा था 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और आज के वीडियो में हम इन प्रैक्टिसेस को विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले आप हमारा चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आए। 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर द ग्रोइंग ए क्रॉप। किसी भी फसल को उगाने से पहले पहला चरण जो है वो है मिट्टी को भली भांति तैयार करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। कृषि के सबसे इंपॉर्टेंट टास्क में यह है कि हम मिट्टी को पलटें और उसे पोली करें, ल्यूजन करें, उसको ढीली करें। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और ऐसा करने से जो है हमारे पेड़ की जो पौधों की जो जड़ है वो गहराई तक चली जाएगी। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। जड़ों को गहराई के अंदर जाने के बाद भी लूज सॉइल जो है वो इजीली ब्रीथ करने में हेल्प करती है, अलाउ करती है। Why does the loosening of soil allows the root to breathe easily? अब सवाल ये है कि जो लूज की हुई सॉइल है वो जड़ों को जो है इजीली ब्रीथ करने के लिए अलाउ क्यों करती है? द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो पोली की हुई मिट्टी है वो हेल्प करती है अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स को ग्रोथ करने में, जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। These organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. ये ऑर्गेनिज्म किसान के फ्रेंड होते हैं क्योंकि ये इस मिट्टी को टर्न करते हैं और इसको पोली भी करते हैं और इसके अंदर ह्यूमस भी मिक्सअप करते हैं। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन? लेकिन हमें जमीन को जो है, भूमि को जो है वो टर्न करने की और लूजन यानी पोली करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by the soil organism. आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो है वो मिनरल्स पाए जाते हैं, वाटर होता है, एयर होती है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। इसके अलावा जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स हैं वे भी सॉइल के ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज कर दिए जाते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। इस तरीके से जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर वापस रिलीज हो जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट। ये न्यूट्रिएंट्स जो है पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा। सिंस only few centimeter of the top layer of soil support plant growth. भूमि की ऊपरी लेयर की कुछ सेंटीमीटर की टॉप लेयर है, वही जो है सपोर्ट करती है प्लांट को ग्रोथ करने में। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। टर्निंग और लूजनिंग करने से यानी भूमि को पलटने से और उसको पोली करने से नीचे की जो न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल है वो टॉप पे आ जाती है और इस तरह से प्लांट जो है वो उनकी न्यूट्रिएंट्स को यूज में ले पाते हैं। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। इस तरह से मिट्टी का पलटना और पोली करना खेती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. This is done by using a plow. जो प्रोसेस है लूजनिंग और टर्निंग का, मिट्टी को पलटना और उसको पोली करना प्रक्रिया को टिलिंग या प्लॉइंग कहते हैं। इसे जुताई कहते हैं और इस प्रोसेस को हल के द्वारा किया जाता है। प्लाउज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। हल जो है वुड
लकड़ी या आयरन के बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर मिट्टी सूखी है तो इसे जोतने से पहले इसमें पानी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। द प्लाउड फील्ड मे हैव बिग क्लैम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। और जोते हुए खेत के अंदर बड़े बड़े मिट्टी के ढेर हो सकते हैं जिन्हें हम ढेले कहते हैं। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। और इन ढेलों को तोड़ना आवश्यक होता है। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। खेत को समतल करना सिंचाई और बुआई दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। मिट्टी की लेवलिंग जो है एक लेवलर की हेल्प से की जाती है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कई बार मिट्टी में टिलिंग से पहले खाद को मिलाया जाता है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। और इससे क्या हेल्प मिलती है कि इससे जो है प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है खाद और मिट्टी की। द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। और मिट्टी जो है वो नम हो जाती है बुआई से पहले। नाउ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, खेती के लिए आवश्यक औजार। बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। बीजों की बुआई से पहले यह आवश्यक है कि मिट्टी के जो क्लम्प्स हैं उनको तोड़ा जाए ताकि अच्छी उपज ली जा सके। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। और यह बहुत सारे उपकरणों औजारों के द्वारा किया जाता है। द मेन टूल यूज फॉर द पर्पज आर प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। कार्य को करने के लिए जो टूल्स हैं उसमें मुख्यतः हल, कुदाली और कल्टीवेटर होते हैं। अब इन उपकरणों के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। प्लो, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। और ये जो हल है इसको बहुत प्राचीन काल से काम में लिया जाता है। किसमें? मिट्टी की जुताई में। एडिंग फर्टिलाइजर टू क्रॉप, फर्टिलाइजर को फसल के अंदर मिलाने में। रिमूविंग द वीड्स, खरपतवार को दूर करने में। टर्निंग द सॉइल, मिट्टी को पलटने के लिए। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्स एंड कैमल्स। यह लकड़ी का बना होता है और इसे खींचा जाता है या तो एक जोड़ी बैल से या दूसरे जानवरों से। इसे कुछ जगह घोड़ों और ऊंटों से भी खींचा जाता है। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉशेयर। इसमें एक मजबूत तिकोनी लोहे की पत्ती होती है जिसे प्लॉशेयर कहा जाता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड ए प्लो शाफ्ट। जो हल का मुख्य भाग है वो एक लकड़ी का लंबा टुकड़ा होता है जिसे हम प्लो शाफ्ट कहते हैं। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। और इस शाफ्ट के एक सिरे पर एक हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। इसके दूसरे सिरे पर एक बीम जुड़ी होती है जिसे हम बैलों की गर्दन पर रखते हैं। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। हल को एक जोड़ी बैल और एक आदमी आराम से इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। द इंडिजिनस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउअडेज। जो स्वदेशी लकड़ी के हल हैं वो आजकल तेजी से रिप्लेस किए जा रहे हैं। किससे? लोहे के बने हुए हल से। सेकंड, हो। इट इज ए सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। यह एक बहुत ही साधारण उपकरण है, औजार है, जिसके सहायता से हम जो है वीड्स, खरपतवार को दूर कर सकते हैं और मिट्टी को लूजनिंग यानी पोली कर सकते हैं, ढीली कर सकते हैं। इट हैज ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। इसके अंदर एक लंबी छड़ होती है लकड़ी की या लोहे की। ए स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स। इसके एक सिरे पर मजबूत, चौड़ा
और एक बैंड प्लेट लगी होती है जो लोहे की बनी होती है, जो एक ब्लेड की भांति काम करती है और इसे एनिमल्स यानी जानवरों के द्वारा खींचा जाता है। नेक्स्ट वन इज कल्टीवेटर। नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। आजकल जुताई जो है वो ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर के उपयोग से हमारा श्रम और समय दोनों बचता है। 1.4 सोइंग। फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ी, उसमें आने वाले उपकरणों के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट स्टेप है सोइंग यानी बिजाई, जिसे हम बीज रोपण कहते हैं। सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। बुआई जो है वो फसल उत्पादन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम बुआई से पहले अच्छी क्वालिटी के साफ और हेल्दी सीड्स का चुनाव करते हैं। फार्मर्स प्रिफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। किसान अच्छी उपज के लिए अच्छी क्वालिटी के बीजों का उपयोग करना पसंद करते हैं। अब सवाल यह है, हम अच्छे बीजों का चुनाव कैसे करेंगे? पहेली ने कहा, वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन ए वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। पहेली ने कहा, एक दिन मैंने अपनी मम्मी को एक पतीले के अंदर चने के कुछ बीज डालते हुए देखा और उसमें पानी भरते हुए देखा। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन द टॉप। कुछ समय बाद में कुछ बीज जो है वो तैरने लग गए। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन द वाटर। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये बीज जो है वो पानी के ऊपर क्यों तैर रहे हैं। अब इसे समझने के लिए हम एक्टिविटी 1.1 पढ़ते हैं। टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। आप एक बीकर लीजिए और इसे आधा पानी से भर दीजिए। पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टीर वेल। इसके अंदर एक मुट्ठी गेहूं के बीज डालिए और इसे अच्छे से हिलाइए। वेट फॉर सम टाइम। और कुछ समय इंतजार कीजिए। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन द वाटर। क्या कुछ बीज ऐसे हैं जो पानी के ऊपर तैरने लगे हैं? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। जो बीज पानी के ऊपर तैरने लगे हैं, क्या वे डूबने वाले बीजों से हल्के हैं? वाई वुड दे बी लाइटर। वे हल्के क्यों हैं? डैमेज्ड सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन द वाटर। डैमेज सीड्स जो होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं और इस तरह से वे हल्के हो जाते हैं, इसलिए वे पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड एंड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। यह बहुत ही अच्छा उपाय है जिससे हम स्वस्थ और अच्छे क्वालिटी के बीजों को डैमेज सीड से अलग कर सकते हैं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। बुआई से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि जो उपकरण बुआई के लिए काम आते हैं वे कौन कौन से हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाता है। फर्स्ट, ट्रेडिशनल टूल। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल। जो टूल हम पारंपरिक रूप से बीजों की बुआई के लिए काम में लेते हैं वह फनल की शेप का होता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। इस फनल के अंदर हम बीजों को भर देते हैं और यहाँ से ये 2 या 3 पाइपों के अंदर चले जाते हैं और इन पाइपों के एंड्स जो होते हैं वो शार्प होते हैं, तीखे होते हैं। दीज एंड पियर्स इनटू द सॉयल एंड प्लेस सीड्स देयर। पाइप के ये सिरे मिट्टी के अंदर प्रवेश करते हैं और सीड्स को वहीं प्लेस कर देते हैं, वहीं स्थापित कर देते हैं। आजकल जो मॉडर्न तरीका हम काम में लेते हैं सीड्स की सोइंग के लिए, बीज की बुआई के लिए, वो है सीड ड्रिल। नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। आजकल सीड ड्रिल्स को काम में लिया जाता है बीजों की बुआई के लिए, जो कि ट्रैक्टर के द्वारा संचालित होते हैं। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इसके द्वारा जब हम बुआई करते हैं तो एक समान दूरी के ऊपर
और समान गहराई के अंदर जो है वो यूनिफॉर्मली तरीके से बुआई होती है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। सीड ड्रिल यह भी सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद में सीड के ऊपर मिट्टी की एक परत आ जाए ताकि वो उससे कवर्ड हो जाए। दिस प्रोटेक्ट्स सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। और ऐसा करने से जो है पक्षियों के खाने से हम अपने सीड को बचा लेते हैं, पक्षी उनको खा नहीं पाते हैं। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर। जैसा कि हम जानते हैं यह मशीन चालित है, ट्रैक्टर चालित है, इसलिए इसमें हमारा श्रम, हमारी मेहनत और हमारा जो टाइम है वो दोनों बचते हैं। अब बूजो पूछता है, देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। बूजो ने कहा, मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है, मैंने वहाँ देखा कि छोटे छोटे पौधे जो हैं वहाँ छोटे छोटे बैगों में रखे हुए हैं, प्लास्टिक के बैग्स में रखे हुए हैं, उन्हें ऐसा क्यों रखते हैं। पहेली ने कहा, सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज ए पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन ए नर्सरी, व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। पहेली ने कहा कि कुछ प्लांट्स, कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे कि धान, जिनको पहले नर्सरी में उगाया जाता है, जब वे छोटी पौध के रूप में अंकुरित हो जाते हैं तब हाथों से इनकी खेत के अंदर बुआई कर दी जाती है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ जंगली और फूलदार पेड़ों को इसी तरह से नर्सरी में उगाया जाता है। एप्रोप्राइट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग। बीजों के बुआई के दौरान हमें उनके बीच में एक उचित दूरी रखनी होती है ताकि ओवरक्राउडिंग नहीं हो और पेड़ का ग्रोथ जो है, हमारी फसल की ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो पाए। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। बीजों के बीच बुआई के समय उचित दूरी रखने से उन्हें पर्याप्त मात्रा में सनलाइट मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। एट टाइम ए फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। और कभी हमें ऐसा भी करना पड़ सकता है कि हमें ओवरक्राउडिंग से बचाने के लिए कुछ प्लांट्स को उगने के बाद में रिमूव करना पड़ सकता है। एग्रीकल्चर की जो 7 प्रैक्टिसेज हैं उनमें से हमने 2 के बारे में आज विस्तार से पढ़ा। बाकी के बारे में पढ़ने के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।